नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बारी है किस्से कहानी की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नई प्लेलिस्ट की, जो अगर आप हमारे चैनल में जाकर देखेंगे तो जोड़ी गई है, जिसमें हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल पॉलिटिकल किस्सों की, जिन्होंने दुनिया में खासतौर पे भारत पे बहुत असर डाला है, भारत पर हमारे नेबरहुड पे बहुत असर डाला है। तो आज की कहानी शुरू होती है सन 1951 मार्च। एक जो लड़का 20s में, अपने 22-23 साल 24 साल का एक लड़का अपने महल में बैठा हुआ है और भयंकर गोलाबारी हो रही है और उसके महल के आंगन में आकर गोले गिरते हैं। और तब तक उसका पुरोहित आता है और उससे कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ विचार कर लिया, मैंने फैसला कर लिया है कि आपको यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा। कुल कुछ मिनटों की तैयारी में वो जो राजा है, वो राजा एक सिपाही का भेष धारण करता है और अपने निकट संबंधियों और एक दो काउंसिल्स के साथ वहाँ से निकल जाता है और निकलकर पैदल चलता हुआ बड़ी दूर जाता है, फिर एक नदी पार करता है। इसके बाद छुपते छुपाते, दुश्मनों के ट्रूप से छुपते छुपाते कई दिन लगातार पैदल चलते हुए, वो रात को पैदल चलता है, दिन में कहीं छुपकर सो जाता है और सीमा पार करके अरुणाचल के पास भारत में घुसता है। जब वो यहाँ आ जाता है, उसके आने के कुछ समय बाद भारत सरकार ये अनाउंस करती है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे यहाँ आ गया है और हम इसको पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं। वो व्यक्ति कौन था जो रात के अंधेरे में किसी तरीके से अपनी जान बचाकर करीबन 20 दिन चलता हुआ भारत अपने एक सुरक्षित जगह पर आया? वो व्यक्ति हमारा जो बिल्कुल पड़ोसी देश है, जिसके पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, जिसका नाम तिब्बत है। तिब्बत का स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड दलाई लामा थे। वही दलाई लामा जो आज धर्मशाला में रहकर अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं। मतलब वो तिब्बत के ऑफिशियली माने जाते हैं, तिब्बत की सरकार है वो, और जितने तिब्बती दुनिया भर में हैं, तिब्बतियंस हैं, वो उनको अपना नेशन हेड मानते हैं और वो मानते हैं कि वही हमारी सरकार असली है। ये दलाई लामा उस समय जब एक लड़के ही थे, मैं तो कहूँगी अर्ली 20s में थे, उस समय वहाँ से आए। और हुआ क्या था कि जब दलाई लामा वहाँ पर अपने महल में होते थे, और तिब्बत का और चाइना का, आपको मालूम है कि यहाँ बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, तिब्बत भी, चाइना भी, इंडिया भी। तो टाइम टू टाइम किसी भी एरिया में बहुतेरे लोगों का शासन रहा होता है। मतलब खासतौर पे जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं, बॉर्डर के इधर के लोगों का भी शासन रहा और इधर के लोगों का भी। अभी कुछ दिनों पहले जम्मू के जो हरि सिंह राजा थे, उनके जो पिताजी थे, वो भी राजा थे वहाँ के, उनकी एक लेटर हेड देखा मैंने, उसमें उन्होंने लिखा था, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख और तिब्बत चारों का नाम लिखा था। मतलब कभी न कभी वो कश्मीर के राजाओं के भी अंडर रहा है और कभी न कभी वो चाइना से जो लोग आते थे उनके अंडर भी होता था। हुनों के अंडर भी रहा है, जो चाइना अभी का जो चाइना है उसके अंडर रहा है। मतलब ये झगड़ा चलता ही रहता था, लेकिन अंत में वो कल्चरल बेसिस पे वो तिब्बत वालों ने अपनी एक सरकार बना ली थी वहाँ। और करीबन 200 साल पहले जो वहाँ के राजा हुआ करते थे तिब्बत के, उन्होंने जो दलाई लामा थे, दलाई लामा को स्पिरिचुअल के साथ साथ अपने यहाँ का पॉलिटिकल हेड भी बना के और राज्य उनको दे दिया था। उसके बाद से वहाँ दलाई लामा ही राज्य करते थे। चाइना को तिब्बत किसी हाल भी चाहिए था कि चाइना को तिब्बत दो वजह से चाहिए था। एक तो उसको अपना एक्सपेंशन करना था, दूसरे तिब्बत के कुछ हिस्सों पे आकर उसको भारत को कंट्रोल और डोमिनेट कर लेना आसान हो जाना था, और उसके और भारत के बीच का एक बफर खत्म होना था, जिससे वो मतलब कुछ ऐसे ऑल्टीट्यूड पे रह के और उसको भारत को मॉनिटर करना, भारत को डोमिनेट करना आसान हो जाना था। इसलिए वो लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इधर से इनके गुरिल्ला वार भी हुआ करते थे। जो जितने तिब्बतियन थे, उनके जितने 4-5 कबीले थे, वो इकट्ठा हो गए थे और लगातार लड़ाई चल रही थी। लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो तिब्बतियन गुरिल्ला फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना से हार रही थी। तो मार्च 1951 के पहले हफ्ते में जो कुछ दूर पर जो चाइनीज़ ट्रूप जहाँ पे थे और जहाँ पे उनकी छावनी थी, वहाँ से मैसेज आया दलाई लामा के पास कि यहाँ पर ये डांस ट्रूप आया है, उसका डांस देखने अब आएंगे आप। अब चाइना वालों ने अपनी ओर से तो बहुत पते की बात सोची कि अर्ली एज का लड़का है, इसको साधु बना के, लामा बना के बिठा दिया है, ये तो डांस देखने बड़ी खुशी खुशी आ जाएगा। पर ये बात बहुत दफ़ा लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर वो लामा बने, वो दलाई लामा बने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मजबूरी में बने हों, हो सकता है उनकी सोच ही कुछ ऐसी हो। तो बहरहाल वो दलाई लामा को वो कहते हैं, अब इनकी यहाँ सोच पड़ गई कि जाया जाए कि ना जाया जाए। एक तरफ तो ये भी लग रहा था कि एक फ्रेंडशिप का जेस्चर है, आगे बढ़ा है,
तो अब जो दलाई लामा का जो तिब्बत का राज था, उसमें उनके मंत्री थे, उसमें उनके पुरोहित थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उनके पूरा अमला जैसे एक सरकार का होता है वो सब था। तो इस पे ये चर्चा चल ही रही थी कि ये जो प्रस्ताव आया है इसको ग्रैब कर लेना है या छोड़ देना है। तब तक पता चला कि पूरा प्रस्ताव ये है कि दलाई लामा वहाँ पर अकेले जाएंगे। अब दलाई लामा जब चलते थे तो उनके साथ 40 गार्ड का काफिला चलता था। बोले वो नहीं आएगा, आपका कोई सैनिक नहीं आएगा और आप भी कोई शस्त्र लेकर नहीं आएंगे, आप निहत्थे होकर वहां आएंगे। अब यहाँ पर ये सोच पड़ी कि अगर ये वहां बुलाते हैं हमको तो डेफिनेटली हमको कैप्चर करके ले जाएंगे। तो दलाई लामा ने अपने मंत्रियों से बात करी, सबसे बात करी गई और ये तय हुआ कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक ये खबर सब जगह फैल चुकी थी कि चाइना इनको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। तो सब तरफ से लोग आकर इकट्ठे होने लगे। जो दलाई लामा की जो प्रजा थी कहा जाए, तिब्बत कोई छोटी जगह नहीं है, काफ़ी दूर दूर तक फैला है। अभी भी जितने तिब्बतन इंडिया में भी हैं वो भी बहुत कम नहीं है, भारत में भी जो हैं, लेकिन उस समय तो सारे कंसोलिडेटेड वहीं थे और उन्होंने महल को आकर चारों ओर से घेर लिया। चाइना जो था उसकी मतलब एक तरीके से स्टेटस को की स्थिति बनी हुई थी, तो उसने कहा कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करके उस स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब जैसे चाइना अभी भारत के साथ भी करता है कि आप अपने यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मत करिए। लेकिन मतलब तिब्बत वालों को तो अपने जो हेड की जान की बहुत चिंता थी और वो इकट्ठे हो गए। इसके बाद वहाँ से गोली चली, इधर से जो इनके तिब्बती सैनिक थे उन्होंने भी गोली चलाई और उसके बाद वहाँ से चाइना ने शेलिंग शुरू कर दी और उनमें से एक तोप का गोला आके उनके महल के दरवाजे में गिरा। लेकिन जब से चाइनीज सेना ने घेरा डाल लिया था, वो ऑफर, जब डांस देखने जाने का ऑफर उन्होंने डिक्लाइन किया, उसके बाद से जो आ गया था, तब इनके जो पुरोहित थे उन्होंने कहा ठीक है हम विचार करते हैं कि क्या करना है। और उन्होंने अपना जो कुछ भी अपने रिलीजियस तरीके से कुछ आंसर निकाला और उन्होंने कहा कि यहाँ से आपका चला जाना ही श्रेयस्कर होगा। दलाई लामा अपने भाई, अपने माँ और 2 और लोगों के संग चाइनीज सैनिक का भेष बना के और वहाँ से वो निकले। अब जो गार्ड ने भी ऐसा ही जाहिर किया कि चाइनीज सैनिक जा रहे हैं, उनको जाने दिया। इसके बाद ये बहुत दूर तक पैदल चले। जब ये पैदल चल के वहाँ पहुँचे, एक नदी का नाम जो मुझे भी याद नहीं है, जिसको पार करने के बाद थोड़ा थोड़ा ही चाइनीज सेना के से दूर हो जाते नज़रों से। वहाँ पर इनके बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, सैनिक खड़े हुए थे और सब खड़े थे, बोले हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ जाएंगे, हम आपके लिए ये गाड़ी लेकर आए हैं, उसमें चलिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उससे वो चाइनीज़ ट्रूप की नज़रों में आते। इन्होंने नदी पार करी, छोटी छोटी किश्तियों में बैठ के 4-4 लोगों ने, मतलब किश्ती भी एक से ज़्यादा नहीं चला सकते थे, नहीं तो चाइनीज सैनिकों को शक होता। और वो 4-4 लोग बैठकर उन्होंने नदी पार करी और पैदल चलना शुरू किया। दिन में वो चल नहीं सकते थे क्योंकि इससे चाइनीज़ को शक होता, किसी की नज़र पड़ती। तो वो रात में जो तिब्बत में छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज थी उनमें किसी में रुक जाते थे और दिन में, और रात में वो पैदल चलते थे। ठीक है, उनको चाइना से खतरा था, लेकिन जो तिब्बत की जनता थी उनके लिए वो भगवान की तरह, उनके लिए बहुत प्रिय और बहुत आदरणीय थे। तो किसी तरीके से करते करते वो आगे बढ़ते गए और आगे जाके उनको अपने एक कबीले का, एक ट्राइब के कुछ बहुत सारे सैनिक मिले। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, हम तो आपके साथ ही चलेंगे क्योंकि हमें आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है। किसी तरीके से चलते हुए अरुणाचल पहुँचे और इन्होंने उधर अमेरिका और ब्रिटेन जो थे इस पूरी लड़ाई में, आपको पता है दुनिया में कहीं कोई पंगा हो, अमेरिका ब्रिटेन तो वहाँ होने ही होने होते हैं। तो इस लड़ाई में भी वो जो थे तिब्बतियन जो विद्रोही थे उनको इंटेल, हथियार और पैसा लगातार दे ही रहे थे। लेकिन जब दलाई लामा ने ये बात कही मेरी जान को खतरा है, इसके लिए कुछ करिए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, बोले हम आपको कुछ नहीं कह सकते, हम चाइना से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको निकलने में इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आप सकुशल निकल जाएं। और बल्कि कुछ दिन के लिए तो इंटरनेशनली ये खबर आ गई कि दलाई लामा गायब हो गए, लेकिन वो चलते चलते भारत आ गए। भारत में यूएस से और यूके से पहले ही भारत सरकार को कहा गया था कि दलाई लामा आएंगे और आप उनको शेल्टर दीजिएगा। वहाँ पर उनके पहुँचने की खबर दिल्ली आई। एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें वहाँ पे बॉर्डर फोर्सेस के ऑफिसर्स भी थे पहुँचा, उनको रिसीव किया गया और उनको यहाँ ठहराया गया। जब दलाई लामा इसके बारे में बात करते हैं कि कितने दिनों के बाद हुआ कि मैं आज़ादी से और चैन से सो पाया। अब आप सोचिए, आज के दलाई लामा को मत देखिए, उस एक यंग लड़के को देखिए कि जब दुनिया में लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो पूरे एक देश का भार अपने सर पे उठाकर और जान को खतरे में लेके भाग रहा था।
दलाई लामा यहाँ आए, यहाँ चाइना ने 2 बार उनको किडनैप करने की कोशिश करी। यहाँ पे जहाँ जहाँ मॉनेस्ट्रीज थी नॉर्थ ईस्ट में, इनकी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थी, वो वहाँ गए। और उसके बाद अंत में भारत सरकार ने मार्च में ये आए, अप्रैल 3 या 5 को उन्होंने, जवाहरलाल ने सदन में घोषित किया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि हाँ दलाई लामा हमारे यहाँ आ गए और हमने उनको असाइलम दे दिया है। चाइना उनसे बहुत नाराज रहा। इनफैक्ट आज तक चाइना के साथ जो बहुत सारे कंटेंशंस के पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट दलाई लामा का यहाँ रहना भी है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से हमारी सरकार से एक चूक हुई कि हमने एक तरफ तो दलाई लामा को रख लिया और उनकी निर्वासित सरकार चला दी यहाँ से, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और दूसरी ओर हमने तिब्बत पे चाइना का कब्जा भी स्वीकार कर लिया। वो एक संधि हुई जिसमें लिख के इन्होंने, जब हिंदी चीनी बहुत ज़्यादा भाई भाई हो रहे थे, तब इन्होंने कह दिया चाइना से कि ठीक है हम स्वीकार करते हैं, हिस्सा आपका है। अब ये नीति समझ नहीं आती कि अगर वो उनका है तो आप अपने यहाँ से गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्यों चलवा रहे हैं? अगर आप गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलवा रहे हैं, इसका मतलब आप मानते हैं कि वो उसका हिस्सा नहीं है चाइना का। लेकिन उस समय का ज़माना था। आप मेरे और भी वीडियोज़ इसमें देखिएगा, कहानी किस्से वाली प्लेलिस्ट में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी कंफ्यूज हुआ करती थी हमारी सरकार। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सरकार, हमारे डिप्लोमेट्स जो इतने अनुभवहीन थे कि उनको बहुत लंबी बात कोई पता नहीं चल पाती थी इसका क्या रिपरकशन होगा। तो इस तरीके से हम चाइना के बुरे भी बन गए और हमने तिब्बत के रूप में एक बफर अपने और चाइना के बीच में वो भी खो दिया। ये यहीं रहने लगे। इनको ये बोध गया गए, वहाँ से जब इनको दिल्ली बुलाया गया और चाइना ने इनको किडनैप करने की कोशिश करी, इसके बाद फिर भारत सरकार ने इनको सीरियसली लिया, इन्होंने भारत सरकार को सीरियसली लिया और इनको धर्मशाला के पास जगह दे दी गई, जहाँ से ये अपनी सरकार आज भी चला रहे हैं। जो निर्वासित तिब्बती थे, जो नेचुरली तिब्बत में कब्जा करने के बाद चाइना उनका कुछ बहुत अच्छा नहीं करने वाला था, उन सब के लिए दलाई लामा एक उस कम उम्र में भी एक आशा की किरण की तरह थे। वो एक ऐसी फिगर की तरह थे जहाँ पे लोग न केवल अपना पॉलिटिकल भविष्य देखते थे, बल्कि जो उनका स्पिरिचुअल और उनका मेंटल वेलबींग जो था, एंकर की तरह उन्होंने उसको संभाले रखा। अच्छा, दलाई लामा बनाने का तरीका ये होता है कि जब एक दलाई लामा की डेथ होती है, जब उनकी मृत्यु होती है, तो उस समय से कुछ उनकी किताबों में लिखे हुए ऐसे संकेत हैं जिनको जो तिब्बतन बुद्धिज़्म के जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं दलाई लामा, उसके जो पुरोहित हैं वो उनको रीड करते हैं और उसके हिसाब से जाकर ढूंढ के नए दलाई लामा का चयन करते हैं। अब यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि दलाई लामा अब कहाँ होंगे वो तो हम बताएंगे ना, जैसे पंचेन लामा कहाँ है हम बताएंगे। इनको दलाई लामा को बहुत डर है कि उनकी मौत के बाद अगर कोई, उनकी शरीर छोड़ने के बाद अगर कोई नया दलाई लामा चुना गया तो चीन अपने मन से किसी को डिक्लेयर कर देगा और ये जो इतने दिनों से एक संघर्ष और एक तपस्या चल रही है तिब्बतियन लोगों की, वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो दलाई लामा बार बार ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद ये प्रथा यहीं समाप्त हो जाए। जो अभी के दलाई लामा जो हमारे धर्मशाला में रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद ये प्रथा यहीं की यहीं समाप्त हो जाए और कोई नया दलाई लामा ना बने। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और ये दलाई लामा के वहाँ से निर्वासन की कहानी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो हम इसमें आगे भी और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।